उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो है उपन्यास और कहानी से संबंधित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उपन्यास और कहानी से संबंधित कोटेशन और उनके ईयर और उनके पात्र पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपके साथ एक किस्सा और एक प्रेरक प्रसंग कह सकती हूँ, या एक छोटा सा आइडिया आपको देना चाहती हूँ उदाहरण के माध्यम से, कि जब हम गाड़ी के सीट में एज ए ड्राइवर बैठते हैं या एज ए पैसेंजर बैठते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, तो क्या लाइफ में हम क्या बनकर चल रहे हैं। अगर आप इस गाड़ी में एज ए पैसेंजर बैठते हैं तो आपका ध्यान रोड में नहीं होगा, आपका ध्यान इधर उधर होगा। आप फ़ोन में लगे रह सकते हैं, आप किसी से बात कर रहे हो सकते हैं। लेकिन अब अगर आप एज ए ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सही से गाड़ी चलाने के लिए आप क्या ध्यान करते हैं, पूरा फोकस आपका रोड पे रहता है, अपनी जो गाड़ी चलाने की स्किल है उस पर रहता है। तो यही हमारा जीवन है। जब तक हम अपने लाइफ के, अपने जीवन के ड्राइवर खुद नहीं बनेंगे तो हम अदर चीज़ों में भटके रहेंगे और यही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में रोकेगी। इसीलिए आपको अपनी लाइफ का पैसेंजर नहीं ड्राइवर बनना है, जो फोकसली अपने रास्ते पर ध्यान देता है। और ध्यान नहीं दोगे तो दुर्घटना हो सकती है। और अगर आप पैसेंजर सीट में बैठे तो बहुत बड़े दुख की बात है कि आपकी लाइफ कहीं और ही किसी अलग तरीके से चल रही है और आप इधर उधर की बातों में उलझ रहे हैं। आशा करती हूँ आप इस छोटे से किस्से से मेरे कहने का भावार्थ समझ चुके होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न मैंने जो उपन्यास और कहानी, आधुनिक काल के बाद जो उपन्यास और कहानी आए हैं उनसे संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 25 प्रश्न मैं यहाँ पर लेके आई हूँ और आगे भी इसी प्रकार लेके आते रहूंगी। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं को दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ये जो कोटेशन है, ये कथन है, ये किसका है? आप सभी जानते हैं प्रवक्ता विषय में कोटेशन पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद का। तो मेरी इच्छा है भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की जो हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न करता है। ये कोटेशन बोली है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित है। अपेक्षित का अर्थ आप सभी जानते होंगे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या अज्ञेय का? तो जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना की आवश्यकता होती है उस प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना की आवश्यकता होती है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आप सभी जानते हैं इनके कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, व्योम कुंजों की परी आई कल्पने, भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा रही, उड़ ना सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक, सकती है तो आवसा अलका यही। तो कल्पना के विषय में, जो कल्पना है इसके विषय में ये पंक्तियां किसकी हैं? पहले तो हमको ये पता चला कि ये किसके विषय में है, कल्पना के विषय में। तो ये पंक्तियां हैं किसकी? दिनकर की, प्रसाद की, पंत की या बच्चन की? तो व्योम कुंजों की परी आई कल्पना, ये किसने कहा है कल्पना के लिए? ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? नमक का दरोगा, कफन, पंच परमेश्वर या इनमें से सभी? ठीक है, तो प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? ऑप्शन नंबर बी, कफन जो है ये एक यथार्थवादी रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? अलग अलग कैटेगरी हैं उनके उपन्यास और कहानियों की, तो ध्यान देंगे। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त कौन सा है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि या इनमें से सभी? तो प्रेमचंद का जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद उपन्यास है वो ये सभी हैं। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, ये सभी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? इनके द्वारा जो मानकीकरण दिया गया है, जो मान्यता दी गई है, उस पर बहुत प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान देंगे कि इन्होंने अपना पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? इनके अनुसार भाग्यवती, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी या निस्सहाय हिंदू? तो हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने माना है किसे? ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु को। अब परीक्षा गुरु को अगर माना है तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास।
लाला श्रीनिवास दास। अब अगर ये लेखक हैं तो इसका रचनाकाल क्या है, परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन है वो कब हुआ है, वो हुआ 1882। ठीक है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1882। किसने इसको पहला उपन्यास माना है, रामचंद्र शुक्ल ने, और इसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपन्यास का विकास किसको केंद्र में रखकर किया गया है, प्रेमचंद्र को, प्रसाद को, कमलेश्वर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का वर्गीकरण के केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3, 4, 5 या 2। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में उपन्यास के विकास को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप ध्यान देंगे। प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंदोत्तर। देखिए, हमको उपन्यास के 3 भाग पता चल गए। ठीक है, यही उपन्यास के 3 भाग हैं। क्या क्या है, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंदोत्तर। तो देवकीनंदन खत्री को किस वर्ग में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र पूर्व। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू किसका लिखा उपन्यास है। महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। भारतेंदु का, राधाकृष्ण दास का, प्रताप नारायण मिश्र का, या बाल कृष्ण भट्ट का। तो निस्सहाय हिंदू किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है। तो थोड़ी बात निस्सहाय हिंदू के ऊपर करते हैं। अगर प्रश्न आता है किसने लिखा है, तो राधा कृष्ण दास ने लिखा है। इसमें किस समस्या का चित्रण है, तो इसमें गोवध की समस्या का चित्रण है। महत्वपूर्ण है, इसमें गोवध की समस्या का चित्रण है। किसमें, निस्सहाय हिंदू में। ठीक है, निस्सहाय हिंदू। और इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1890 में। 1890 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो निस्सहाय हिंदू जो है ये किसका लिखा उपन्यास है, राधा कृष्ण दास का। और इसमें किस समस्या का चित्रण है, गोवध की समस्या। और इसका जो प्रकाशन है वो है 1890। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा उपन्यासकार अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास का लेखन में शीर्षस्थ है। अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन में जो सबसे टॉप में है, ऐसा उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा उपन्यासकार, उपन्यासकार की बात हो रही है, उपन्यास की नहीं, उपन्यासकार मतलब जिसने लिखे हैं। तो अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास के लेखन में शीर्षस्थ सबसे टॉप पर कौन है, गोपाल गहमरी, बाबू देवकीनंदन खत्री, विशुंभर नाथ कौशिक, या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो आप सभी जानते हैं जो तिलस्मी और अय्यारी में सबसे पहला नाम जो आता है, बाबू देवकीनंदन खत्री का। चंद्रकांता इनका बहुत अच्छा ऐसा ही एक उपन्यास है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कौन सा उपन्यास था जिसको पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी। ठीक है, तो ऑप्शन है गोदान, चंद्रकांता, भूतनाथ, वयम रक्षामः। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसे मैंने अभी आपको बताया, देवकीनंदन खत्री का लिखा हुआ है चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें है। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, रहस्य कथा, या ये सभी। तो बालकृष्ण भट्ट के ये सभी उपन्यास हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है। महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, या गोदान। तो काव्यात्मक उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, गोदान बहुत फेमस है, ये एक काव्यात्मक उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया। गोपाल गहमरी, ओम प्रकाश शर्मा, इने सफी, या बाबू देवकीनंदन खत्री। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है गोपाल राम गहमरी। ठीक है, सिरकटी लाश इनकी एक रचना है, आगे आएगी, हम अभी आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ और नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सिरकटी लाश, गोपाल गहमरी की मैं आपको बता ही देती हूँ साथ साथ। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया सिरकटी लाश, दूसरा है जासूस की भूल। जासूस की भूल ये मैं किसकी रचना बता रही हूँ आपको, गोपाल राम गहमरी की। ठीक है, और जासूस की भूल, सिरकटी लाश, और गुप्त भेद। गुप्त भेद, सिरकटी लाश तो बहुत फेमस है। ठीक है, जासूस की भूल भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है मैचिट करने का। ठीक है, सुमेलित करना है कि किस रचना को किसने लिखा है। ठीक है, तो पहला है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठाठ होगा, ठीक है, ठाक नहीं होगा, ठाठ होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ, परीक्षा गुरु,
लीलावती, आदर्श हिंदू। तो सीधे सीधे मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठेठ हिंदी का ठाठ जो लिखा है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। परीक्षा गुरु की अभी हम बात कर चुके हैं, लाला श्रीनिवास दास ने। और लीलावती लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी ने। और आदर्श हिंदू लिखा है लज्जाराम शर्मा ने। एक बार और रिकॉल करती हूँ, आप सही से इसके नोट्स बना लेना। ठेठ हिंदी का ठाठ लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। परीक्षा गुरु लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। लीलावती लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। और आदर्श हिंदू लिखा है लज्जाराम शर्मा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रकांता का मूल आधार क्या है? अभी हम जिस पे बात कर रहे थे, तो रचना हमने देखी देवकीनंदन खत्री की है, तो उसका मूल आधार क्या है? विशाख दत्त, तिलस्म होसरुआ या मुद्रा राक्षस, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिलस्म होसरुआ इसका मूल आधार है। अगला प्रश्न है, जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री से उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो देवकीनंदन खत्री के लिए जो ये बात बोली गई है, उनके उपन्यास के लिए ये बोली है हमारे सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तिलस्म का अर्थ क्या होता है? गुफा होता है, अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना होती है, गतिवान होता है, या दूर तक दौड़ने वाला। तो उसका सही आंसर है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना को ही तिलस्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एआर का क्या तात्पर्य है? एआर का तात्पर्य चालाक, वेग से चलने वाला, ए बी दोनों, या जासूस। तो एआर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि उसको चालाक और वेग से चलने वाला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तेज सिंह नामक चरित्र किस उपन्यास में है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पात्र भी इसमें पूछे जाते हैं। तो तेज सिंह नामक चरित्र है जो किस उपन्यास में है? तो चंद्रकांता, सिरकटीलास, अधकिला फूल, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांता। अगर बात करें चंद्रकांता का जो नाम लिखा गया, नामकरण किया गया, वो किसके आधार पर किया गया? इस उपन्यास के नायिका के आधार पर। ठीक है, इसके नायिका के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जीवन काल क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1880, 1936, 1885, 1875, इनमें से कोई नहीं। तो 1880, 1936 ये प्रेमचंद का जीवन काल है। 1880 में जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका? अगर आपने प्रेमचंद को पढ़ा है तो आप देखेंगे उनकी रचनाओं में पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज ही है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य विनय मोहन शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो यह जो कथन बोला गया है, ये बोला गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बोला गया है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का गोदान कब प्रकाशित हुआ? 1935, 1936, 1931 या 1932। तो जब प्रेमचंद की मृत्यु हुई तो वो समय कौन सा था? 1936। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो गोदान तभी प्रकाशित हुआ था। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसको हमको मैच करना है, उपन्यास और उसका प्रकाशन वर्ष। प्रेमाश्रम का मैं आप प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान और निर्मला, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगी, आप इसको लर्न करेंगे। तो प्रेमाश्रम का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1922। ठीक है, और रंगभूमि का जो है वो है 1925, और गोदान का है, अभी हमने बात की थी, 1936, और निर्मला का है 1927। तो आप याद करेंगे, प्रेमाश्रम का है 1922, रंगभूमि का है 1925, गोदान का है 1936 और निर्मला का है 1927। तो आशा करती हूँ आज के जो हमने उपन्यास और कहानी से प्रश्न लिए थे ये आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आने के साथ साथ आप सभी इसको महत्वपूर्ण दृष्टि के अनुरूप लें, तभी आप इसको याद कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आगे भी उपन्यास और कहानी, नाटक और अन्य सभी विधाओं से संबंधित प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके आऊँगी। आप सभी मुझे मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बहुत लोगों तक शेयर करें। आपको वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।